बांग्लादेश के एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को बांग्लादेश से जाते हुए यानी कि बांग्लादेश को आउट्स किए हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है, फिर भी आज स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर बांग्लादेश में ऐसा हुआ क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्यों स्टूडेंट्स आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या बांग्लादेश में स्थिरता आएगी या नहीं, भारत को किस प्रकार से इससे परेशानियां हो सकती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लंबे समय से स्टूडेंट प्रोटेस्ट चले, जिसकी वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। अब वो प्रधानमंत्री नहीं रही, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो चुकी हैं, भारत में ही हैं फ़िलहाल वो। और अंतरिम सरकार बनी, जिसमें ऑफ कोर्स हम अब कैसे ना मेंशन करें अंतरिम सरकार में ख़ुद कितनी इस समय प्रॉब्लम्स चल रही हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने के बाद अब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग तेज़ हो चुकी है। यहाँ बांग्लादेश न्यूज़ में बताया गया है कि राजधानी ढाका में हज़ारों लोग राष्ट्रपति भवन के सामने इकट्ठा हुए। उनकी शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर दिए गए बयान से नाराज़ हैं। असल में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने बस सुना कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन मेरे पास उनके इस्तीफे से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं है। यानी कि हमारे भारत में भी जैसे इस्तीफ़ा वगैरह दिया जाता है तो सबूत होना चाहिए। तो यहाँ पे बात की गई है कि सबूत नहीं है, हमारे पास कोई चीज़ रिटन में नहीं है। मैंने कई बार उनसे इस्तीफ़ा लेने की कोशिश की, लेकिन शायद इसके लिए उनके पास समय नहीं था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहने के लिए नैतिक अधिकार खो चुके हैं। उन्होंने 2 दिन के भीतर राष्ट्रपति से पद छोड़ने की मांग भी की है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ हिंसक होने के बाद पुलिस से उन पर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके अलावा भगदड़ में कम से कम 5 लोग घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारी उन पर पथराव करने लगे थे, पत्थरबाजी करने लगे थे, इसलिए उनको ऐसा करना पड़ा। असल में अगर बात करें शेख हसीना की, तो इन्होंने 20 साल की सत्ता संभाली थी बांग्लादेश में। एक अच्छी हमारा जो रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ बना था, शी वॉज अ नेसेसरी ईवल बेसिकली, बिकॉज अगर हमारे पास शेख हसीना थी तो हमने काफ़ी हद तक भारत और बांग्लादेश के साथ जो संबंध थे उसमें स्थिरता देखी थी। तो यहाँ 23 जून 1996 पहली बार ये प्रधानमंत्री बनी, फिर उसके बाद 2001 से 9 के बीच में ये विपक्ष में नेता थी। इसके अलावा 6 जनवरी 2009 में दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बनी, 2014 में तीसरी बार बनी और 2019 में चौथी बार प्रधानमंत्री बनी। जनवरी 2024 लगातार चौथी बार और कुल 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी फिर से ये। और 5 अगस्त 2024 को रिजर्वेशन के चलते देश में आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ा, यानी कि उनको आउट्स कर दिया उनके पद से। रिजर्वेशन था कि जो भी 30% अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स ये उनको मिलेगा जो रेवोल्यूशनरीज़ के बच्चे हैं या ग्रैंड किड्स हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में हुई थी, तो उस समय जितने रेवोल्यूशनरीज़, जितने फ्रीडम फाइटर्स ने ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से छुड़ाने की कोशिश की थी, उनके ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड सन्स और डिपेंडेंट्स, उनको 30% का रिजर्वेशन दिया जा रहा था, जिसके खिलाफ बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ और जिसकी वजह से प्रधानमंत्री अब शेख हसीना वहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं रही। बांग्लादेश में शेख हसीना के 15 लंबे शासन का 5 अगस्त को ही अप्रत्याशित अंत हो गया। महीनों तक चले राष्ट्रव्यापी छात्र आंदोलन के बीच शेख हसीना को देश के सशस्त्र सेनाओं द्वारा सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शनकारियों की भीड़ उनके निवास की ओर बढ़ रही थी। हसीना के पास देश से भागने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था। इसके अलावा ढाका से रवाना होने के तुरंत बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने एक टेलीविजन संबोधन में हसीना के इस्तीफे की घोषणा की। शहाबुद्दीन ने भी 5 अगस्त को एक टेलीविजन संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और मुझे वह मिल गया है। अब यहाँ पे यही जो प्रेसिडेंट है वो बात से मुकर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास कोई इस्तीफा ही नहीं, लेकिन हसीना के इस्तीफे की कोई तस्वीर या वीडियो फुटेज उपलब्ध नहीं है। हसीना के विपरीत इरादे के बावजूद उन्हें पद छोड़ने से पहले सार्वजनिक बयान देने की अनुमति ही नहीं दी गई थी। अगर एक अनुमति दी गई होती तो वो साफ साफ इसे एड्रेस कर देती। भले ही वो एड्रेस करना चाहती थी, बट वहाँ सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वहाँ पे उनको एड्रेस भी नहीं करने दिया जा रहा था। उसके बाद से किसी ने उनसे कोई बात की नहीं। 11 अगस्त को एक बांग्लादेशी अखबार ने शेख हसीना के इस्तीफे का दावा करते हुए प्रकाशित किया। उनके बाद हसीना के बेटे साजिद वाजिद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि उनकी मां ने ढाका छोड़ने से पहले या बाद में कोई भी इस्तीफा का बयान नहीं दिया है। इसके बाद भी उन्होंने स्थिति को बनाए रखा। बेशक मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली नई नवेली अंतरिम सरकार ने इन दावों को खारिज किया है। यहाँ पे अभी हम बात करें अगर इनकी स्पेशली मोहम्मद यूनुस की, तो ये नोबेल लॉरेट भी रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज़ के बहुत बड़े रिसीवर रहे हैं ये।
इसके अलावा हाल ही में एक साक्षात्कार में शहाबुद्दीन ने हसीना के इस्तीफे पर अपने रुख के संबंध में उल्लेखनीय यू टर्न लिया है और इसीलिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट फिर से चलने लगा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जनरल जमान से पूर्व प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बारे में सिर्फ सुना है, उनके पास कोई ऐसा कागज़ नहीं है, वीडियो नहीं है, कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं है जिससे वो समझ सके कि सच में शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन इस तथ्य का समर्थन करने के लिए उनके पास कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। उन्होंने कहा, कई प्रयासों के बावजूद मैं विफल रहा हूँ इस्तीफ़ा पत्र खोजने में। शहाबुद्दीन का नवीनतम दावा 5 अगस्त को बांग्लादेशी जनरलों के सामने दिए गए उनके बयान से काफ़ी अलग है, जब उन्होंने कहा था कि हाँ, मुझे इस्तीफ़ा मिल गया है। इसके अलावा अंतरिम सरकार के विधि मामलों के सलाहकार ने शहाबुद्दीन पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। उनकी टिप्पणी उनके पद की शपथ का उल्लंघन करने के ही समान है, इस वजह से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर शहाबुद्दीन अपनी टिप्पणियों पर अड़े रहें तो अंतरिम सरकार को यह सोचना होगा कि वह अभी भी अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं, योग्य हैं कि नहीं। छात्र प्रदर्शनकारियों के लिए शहाबुद्दीन का जो बयान है ये निर्वासित नेता का समर्थन करने के बराबर है। छात्र नेता नासिर उद्दीन पटवारी ने मीडिया से कहा, राष्ट्रपति फांसीवादी के सहयोगी हैं, इसके बाद वे नरसंहार के पक्षधर थे, हम उनकी इस्तीफ़ा की मांग करते हैं। हसीना सत्ता से बाहर है, उन्होंने औपचारिक रूप से इस्तीफ़ा दिया था, नहीं दिया या नहीं, इससे इस तथ्य में मतलब कोई बदलाव नहीं आता है। 77 वर्षीय हसीना बांग्लादेश में बेहद अलोकप्रिय हैं। उनके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं, हो सकता है कि वह अपना बाकी जीवन अपने देश से बाहर ही गुजारें। इसके अलावा लेकिन कई पर्यवेक्षकों ने मौजूदा अंतरिम सरकार की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। मतलब वो तो ठीक है, उनकी सरकार चली गई, पर ये जो सरकार आई है ये कितनी ज़्यादा बोल सकते हैं ट्रस्टवर्दी है। इसके अलावा मौजूदा बांग्लादेशी संविधान में ऐसी व्यवस्था के लिए कोई प्रावधान नहीं है। हसीना का जाना शायद ही नियमानुसार था। वास्तव में सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए हसीना को एक सैन्य तख्ता पलट में बाहर कर दिया गया था। मोहम्मद यूनुस की सरकार भी सेना की बदौलत स्थापित की गई थी, इसलिए हसीना के सत्ता से बाहर होने के किसी भी संकेत को मौजूदा सरकार की वैधता के लिए चुनौती के रूप में लिया जाता था या उन लोगों के बीच एक नस को छूता है जिन्होंने कभी उनकी नाराजगी का सामना किया था। इसके अलावा उन्हें बाहर निकालना सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष किया था। पिछले साल हसीना द्वारा शहाबुद्दीन को राष्ट्रपति नियुक्त किया जाना चीज़ों को और भी बदतर बनाता है। छात्र नेता रफीक खान ने शहाबुद्दीन को एक अपराधी बताया जिससे हत्यारी हसीना ने अवैध रूप से नियुक्त किया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि हम उनसे तुरंत इस्तीफा देने और बंग भवन खाली करने का अनुरोध करते हैं, नहीं तो जुलाई में हुए आंदोलन की तरह एक और आंदोलन किया जाएगा। शहाबुद्दीन ने आलोचकों ने यह बात नज़रअंदाज की है कि राष्ट्रपति ने स्वयं स्पष्ट कर दिया कि हसीना की स्थिति और अंतरिम सरकार के बारे में कोई बहस नहीं होनी चाहिए। मतलब शहाबुद्दीन ने साफ साफ बोला है कि यहाँ जो एक्चुअली चीज़ें हुई हैं ठीक है, बट मेरे पास इस्तीफ़ा नहीं है। इसके अलावा हसीना के निष्कासन के बाद शहाबुद्दीन ने हसीना को हटाने और अंतरिम सरकार को गठन के प्रश्न को बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय प्रभाग के समक्ष उठाया है ताकि यह प्रश्न कभी उत्पन्न ही ना हो वापस से। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ओबेदुल हसन ने 8 अगस्त को कहा कि ऐसी स्थिति में संवैधानिक शून्यता को भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो भी अभी सरकार अंतरिम बनी है वो ऐसा नहीं है कि चुनाव की गई हुई सरकार है, चुनी गई सरकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बस अंतरिम है, यानी कि एक अरेंजमेंट है, जब तक सच में एक वोटिंग प्रोसेस, एक इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक के लिए। इसके अलावा ऐसी स्थिति में संवैधानिक शून्यता को भरने के लिए कार्यकारी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया जा सकता है। हसन ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार और सलाहकार परिषद को शपथ दिला सकते हैं। इंदिरा गांधी ने दी थी इससे पहले शेख हसीना को दिल्ली में शरण, जब 1971 की लिबरेशन वॉर में यहाँ आई थी। 1947 में ही जन्मी शेख हसीना का जीवन और करियर बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरने से जुड़ा हुआ है। 1971 में उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान में पाकिस्तान से देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। मुक्ति संग्राम के प्रभाव जिसे उन्होंने सीधे अनुभव किया, इसने उनकी राजनीतिक विचारधारा को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया था। 1975 में अपने पिता की हत्या के बाद हसीना कई वर्षों तक निर्वासन में रही। 1980 के दशक के अंत में बांग्लादेश लौटी और बांग्लादेश राजनीति की उथल पुथल भरी दुनिया में फिर से उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और प्रवेश किया। हसीना की राजनीतिक यात्रा उनके पिता की विरासत एक्चुअली बनी रही। वह 1981 में पार्टी अध्यक्ष बनी और विपक्ष का नेतृत्व करने लगी। साथ ही साथ उनकी दृढ़ता का फल 1996 में मिला, जब वो पहली बार
बार बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। कार्यकाल के शुरुआती दौर में आर्थिक उदारीकरण, विदेश निवेश में वृद्धि और जीवन स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि सहित महत्वपूर्ण प्रगति हुई। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश वैश्विक परिधान उद्योग में एक प्रमुख देश बन गया। साथ ही साथ स्कूली बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने जैसी पहले द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर उनके ध्यान को काफ़ी लोगों ने सराहा भी। न्यायपालिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण उनके प्रशासन की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ राजनीतिकरण और न्यायिक स्वतंत्रता के हास्य का आरोप भी लगा। राजनीतिक असहमति विशेष रूप से इस्लामवादी जमाते इस्लामी पार्टी के प्रति उनकी सरकार के दृष्टिकोण की मानवाधिकार संगठनों से निंदा की गई है। इसके अतिरिक्त 2006 से लेकर 2008 के राजनीतिक संकट ने उनके नेतृत्व पर एक लंबी छाया डाली। 2009 में हसीना ने भारी जीत के साथ सत्ता में वापसी ली। इसके बाद उन्होंने पद पर 2 और कार्यकाल हासिल किए। ये जीत चुनावी धोखाधड़ी और धमकी के आरोपों से प्रभावित हालांकि रही। राजनीतिक असहमति के लिए जगह कम होती गई और जैसे जैसे ये पावर में आती गई, इनके अंदर डिक्टेटोरियल टेंडेंसी बढ़ती चली गई। साथ ही साथ शेख हसीना अपने राजनीतिक करियर के आखिरी पड़ाव पर अब आ चुकी हैं। इसके अलावा समर्थक उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में जनरली देखते हैं, बट बहुत सारे जो इनके आलोचक हैं वो इन्हें हत्यारी हसीना के नाम से बुलाते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर टर्म है, क्योंकि इनके ऊपर मानवाधिकार के हनन के साथ साथ नरसंहार का आरोप लगा हुआ है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। 4096 किलोमीटर की हम लंबी सीमा साझा करते हैं। दक्षिण एशिया में स्थित है, घनी आबादी वाला देश है। पहले ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 में लिबरेशन वॉर हुई क्योंकि बंगाली भाषा को दबाया जा रहा था। उसके बाद से ये बांग्लादेश बना। देश की उत्तर पूर्व एवं पश्चिम सीमाएं भारत और दक्षिण पूर्व सीमा जो म्यांमार से लगती है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। बांग्लादेश और भारत की 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारतीय राज्य असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल इससे अपनी सीमा साझा करते हैं। सुंदरबन के साथ साथ दक्षिण पश्चिम में तटीय उष्णकटिबंधीय जंगल का एक क्षेत्र है तथा बांग्लादेश टाइगर, बंगाल टाइगर एक जंगली घर भी है। म्यांमार और भारत के साथ दक्षिण पूर्वी सीमा पर चटगांव पहाड़ी क्षेत्र सबसे कम घनी आबादी वाले हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के रूप में यहाँ पे बांग्लादेश पे जानी जाती है। गंगा से मिलकर एक विशाल सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि पूरे दुनिया का बिगेस्ट डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा बांग्लादेश में पद्म नदी के साथ के नाम से जानी जाती है। चलिए, इससे संबंधित हम एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। सही कूट चुने। इसके अलावा दिवाली पर आपके लिए आया है ट्रिपल धमाका, यानी कि 3 नवंबर तक हम आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्काउंट्स दे रहे हैं। जो भी आप यूपीएससी का कोर्स लेंगे इस पे अप टू 90% तक की छूट रहेगी। इसके बाद एक्स्ट्रा वैलिडिटी 3 महीने के लिए रहेगी जो भी आप कोर्स लेते हैं। फिर रिकॉर्डेड कोर्स आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइए, जल्द से जल्द इस कोर्स को लीजिए। और एक और बात समझने की कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी आप ये कोर्सेज ले लेंगे उतनी जल्दी आपकी तैयारी फुल प्रूफ होती जाएगी, यानी कि आपको पता रहेगा। इसके साथ हम टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी लेके आए हैं, उसमें भी आप ध्यान लगा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।